उसी तरह से कागज के फूल जो है वो गुरुदत्त का अपना एक ड्रीम होते हुए, और वो कहीं ना कहीं जब फ्लॉप हुआ तो उसके बाद फिर उनका पूरा सिनेमा बनाने का ढर्रा बदल गया। और साहब बीबी गुलाम इसीलिए उन्होंने अबरार अलवी को सौंपा, ऐसा कहा जाता है। आप क्या जोड़ना चाहेंगे गुरुदत्त के बारे में विश्लेषण करते हुए? जी, आप सभी को नमस्कार। लगभग सारी बातें सामने आ चुकी हैं, तो अगर मैं कुछ भी जोड़ूंगा तो दोहराऊंगा। ये है कि गुरुदत्त का चुंबकीय व्यक्तित्व है और वे सबको प्रभावित करते रहे हैं। लेकिन जो लिगेसी वाली बात आपने कही, तो इंडस्ट्री में चूंकि मैं घूमता फिरता रहता हूँ, मुझे कई बार लगता है कि जो हमारे पुरोधा और जो अग्रणी फिल्मकार थे, उनको ट्रॉफी की तरह हमारी पीढ़ी ने, मतलब आजकल के जो एक्टिव डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने ट्रॉफी की तरह उन सारे नामों को अपने घरों में सजा रखा है केवल। बाकी वो फॉलो कुछ और करते हैं और फिल्में कुछ और बनाते हैं। सिर्फ ये हमारे अध्ययन विश्लेषण और उस गरिमा के लिए है कि ये सब कुछ था हमारे यहाँ, श्रेष्ठ था। दूसरी बात जो हितेन जी ने कही और कागज के फूल की काफी चर्चा हो रही है, तो यहाँ मैं एक दूसरा स्याह पक्ष रखता हूँ गुरुदत्त जी का, जो शायद उतना डिस्कशन में नहीं आया है कभी भी। अभी हाल ही में मैंने नवेंदु घोष की आत्मकथा पढ़ी, और नवेंदु घोष ने बताया है वहां पे कैसे गुरुदत्त के साथ उनके जो संबंध थे, ट्रबल्ड रिलेशन का है उसको उन्होंने, वो कैसे डेवलप होता है। और सबसे पहले उन्होंने सैलाब नाम की एक फिल्म लिखी थी गुरुदत्त के लिए, जो मुकुल रॉय के कहने पर उन्होंने लिखी थी, और तभी गुरुदत्त से उनकी मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद आर पार की कहानी उन्होंने लिखी थी, जब गुरुदत्त ने उन्हें कहा कि मैं अपना प्रोडक्शन हाउस चालू कर रहा हूँ, तुम आ जाओ और आर पार लिखो। तो स्क्रीन पे आपको मालूम होगा, नवेंदु घोष खुद डायलॉग नहीं लिखते थे, वो स्क्रीन प्ले के बहुत उस्ताद माने जाते थे, और डायलॉग वो अंग्रेजी में या बांग्ला में करके दे देते थे। बाकी लोग अबरार अलवी हो या राजेंद्र सिंह बेदी हो या दूसरे लोग आकर के उस डायलॉग को करते थे। खैर वो हो गया। उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि एक और फिल्म मेरे लिए करो, तुम सोचो। और यहाँ कागज के फूल की कहानी जुड़ी हुई है, जो शायद आप लोगों को मालूम हो या नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम है तो जानने की बात है कि कागज की फूल की मूल कहानी देवेंदु घोष ने उनको सुनाई, जिसमें नायक जो था वो लेखक था पहले, और बाकी नायिका वैसे हीरोइन बनती है और फिर हीरोइन मशहूर हो जाती है, फिर वो राइटर पिछड़ जाता है, फिर कैसे नायिका उसकी मदद करती है। जो कागज के फूल का कहानी है उसी का पैरेलल था वो। गुरुदत्त ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो पाएगा, तुम ऐसा करो, इसको डायरेक्टर में बदल दो, राइटर को डायरेक्टर में बदल दो, तो मैं ज्यादा अच्छे तरीके से कहानी को कह लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद मुलाकात हुई, उन्होंने डायरेक्टर वाली कहानी सुना दी, वो कहानी भी उनको पसंद आई। फिर उन्होंने कहा कि तुम इसका सिनॉप्सिस लिख करके तैयार करो, मुझे दे दो, मैं काम शुरू कर दूंगा। इस बीच क्या होता है कि नवेंदु घोष देवदास में बिजी हो जाते हैं, और बिमल रॉय के साथ उनका प्रायर कमिटमेंट था, बिमल रॉय के साथ उनकी एक पहचान भी थी, और ये भूल जाते हैं कि ये देना है मुझे। इस बीच आत्माराम उनके यहाँ पहुंचते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ हमारी सिनॉप्सिस का, तो उन्होंने बताते हैं मैं लिख नहीं सका और ऐसे जो हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक डायरेक्टर मेरी फिल्म बनाएगा, कहानी का क्रेडिट तो देगा मुझे। इस पर आत्माराम को बता के जाते हैं कि नहीं, वो कहानी आपकी नहीं है, गुरुदत्त ने कहा है कि वो कहानी उनकी है। इस बात पे फोन पे दोनों के झगड़े होते हैं, और गुरुदत्त चैलेंज करते हैं कि तुम क्या कर लोगे मेरा, मैं तुम्हारा नाम नहीं दूंगा। और ये नाम आखिर आखिर तक नहीं आया उनकी फिल्म में। ये अफसोस रविंदु घोष को रह गया जिंदगी भर। इसके बावजूद उन्होंने और भी फिल्में लिखी उनके लिए। एक बांग्ला फिल्म भी लिखी, राज की जो कहानी है उसमें भी उन्होंने मदद की। और ये कोई भी फिल्म, कोई भी स्क्रिप्ट, जो 5 या 6 स्क्रिप्ट लिखे उन्होंने गुरुदत्त के लिए, उसमें से एक भी फिल्म नहीं बनी, और या बनी तो उसमें उनका नाम नहीं दिया गया। चौदहवीं का चांद जो नाम लिया जाता है, चौदहवीं का चांद की मूल कहानी अगेन रविंद्र घोष की लिखी हुई थी, जो शाहिद लतीफ डायरेक्ट कर रहे थे तब। और फिर शाहिद लतीफ से गुरुदत्त का नार्वेकर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, नार्वेकर साहब इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। हाँ, मैं बात थोड़ी कर लूं उसके बाद।
हाँ, जी 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 तो जी। शाहिद लतीफ ने छोड़ दी फिल्म। उसके बाद उसमें एम सादिक आया, फिर कहानी बदल गई, फिर वो सारा किस्सा हुआ। तो जैसा हितेंद्र जी ने कहा और निदा साहब कह गए, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। तो हम जब ये 10-20 आदमी जो होता है ना, इसको भी देखते चलना चाहिए। और रही बात साहब बीबी और गुलाम को, उनकी फिल्म नहीं माननी चाहिए, ये हम लोग निकाल दें। क्योंकि ये बात अबरार अलवी को जिंदगी भर सालता रहा कि फिल्म मैंने बनाई, मैंने डायरेक्ट की, और क्रेडिट गुरुदत्त को दिया जाता है। नहीं, वो उसके लाइन प्रोड्यूसर हो सकते हैं, वो उसके क्रिएटिव प्रोड्यूसर हो सकते हैं, लेकिन फिल्म डायरेक्ट तो की थी अबरार अलवी ने, भली सीखा उन्होंने उससे हो, शॉट टेकिंग वही हो, सब कुछ हो, ओवरऑल इंचार्ज वो रहे होंगे, लेकिन एक क्रेडिट जो मिलना चाहिए अबरार अलवी को, वो उनसे क्यों छीन रहे हैं? इसी प्रकार चौधरी का चांद भी उनकी फिल्म नहीं है, दूसरे की फिल्म है। तो सिर्फ प्यासा और कागज के फूल को लेकर के असल में हुआ क्या ना कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके बाद अवसाद रहा उनकी जिंदगी में, दुख रहा। और ऐसे किरदार हमें नॉस्टैल्जिया के तौर पर बहुत पसंद आते हैं। हमें उनकी बातें करते हुए एक अजीब सा एहसास होता है, एक फीलिंग होती है हमारी उनके प्रति, सहानुभूति भी होती है, करुणा भी होती है, उनकी गरिमा भी बढ़ती है। और इस तरीके से, इसलिए हमें कहीं एक जब गुरुदत्त सोसाइटल का गिल्ट भी होता है, मुझे लगता है गिल्ट भी होता वो है, भी हाँ जी कहीं जी आता बिल्कुल है। होता है, बिल्कुल होता हाँ, है। इसलिए अगर हम गुरुदत्त का मूल्यांकन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उनके सारे पहलुओं में बात होनी चाहिए। जैसे तारक साहब ने कहा, उनकी बिल्कुल। फिल्मों की फिल्मों की भी बात होनी चाहिए। और सिर्फ प्यासा और सिर्फ कागज के फूल का किस्सा आपने सुनाई दिया कि कहानी किसी और की थी, आपने क्रेडिट तक नहीं दिया उसको। तो इन जी जी। स्याह पक्षों की भी बात करनी चाहिए जी।